वेलकम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल KUS.P की मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 28 है और BOQ आइटम नंबर I1 जनरल स्ट्रक्चर नोट टिपिकल डिटेल फॉर रीइंफोर्समेंट। तो आते हैं जी अपने BOQ के ऊपर। आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलें कि हमने इंजीनियर एस्टिमेट के अंदर जो है वो क्लीनिंग ऑफ जंगल, इसकी आइटम क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन हो चुकी है, ऐसे डिमोलिशिंग वर्क, एक्सकेवेशन वर्क, टर्माइट प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की सारी जो आइटम हो चुकी है, इनके लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ऐसे ब्रिक मैसनरी हमारी हुई है, डोर विंडोज के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज का जो हमारी आइटम है वो है जी रीइंफोर्समेंट। बहुत ही अहम टॉपिक है। अक्सर इंटरव्यूज के अंदर साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, क्यों इसकी बात करें तो वो अक्सर जॉब में कहते हैं भाई आपको बारबेडिंग शेड्यूल बनाना आता है। तो बहुत ही अहम चीज़ है और इंशाल्लाह आज से हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस आइटम को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जैसे फुटिंग, कॉलम, प्लेन बीम, लिंटल बीम, स्लैब बीम, स्टेयर और इसी तरह स्लैब, पैरापेट, इन सब का स्टील निकालेंगे जो हमारे पास मास्टर प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स है। जैसे कि ये ड्राइंग्स हमारे पास, ठीक है। और आपके साथ ये शेयर कर दें कि ये ड्राइंग मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं जी आइटम को एक दफ़ा पढ़ेंगे और आपसे ये गुजारिश है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो उनको जरूर देख लें ताकि आने वाले लेक्चर को समझना फिर हमारे लिए आसान हो। तो मैं एक दफ़ा इस आइटम को प्रोवाइडिंग, कटिंग, बेंडिंग, laying, binding, cleaning with wire brush wherever required etc. Steel reinforcement grade 40। अब यहाँ पे देखिए ग्रेड 40 की बात करें, यहाँ पर ग्रेड 60 की बात करता, इसका मतलब क्या, ग्रेड 40 की शेड्यूल हम अलहदा बनाते हैं, ग्रेड 60 के अलहदा बनाते हैं। जिस स्ट्रक्चर के अंदर ग्रेड 40 यूज होता है उसका हम स्टील शेड्यूल अलहदा बनाते हैं और जहाँ पर 60 यूज हो रहा था फिर उसको अलहदा कर लेते हैं। अच्छा, कह अप टू रूफ फॉर ऑल RCC वर्क इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग चेयर्स, बाइंडिंग वायर, स्पेसर ब्लॉक एक्सेट्रा। ये नहीं कह रहा कि भाई उसके अंदर जो गोड़ियाँ वगैरह होंगी और जो बाइंडिंग वायर होगी स्पेसर, वो सारे इसके अंदर ही शामिल होंगे रेट में। कंट्रैक्टर शुड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ वेस्टेड टाइम वायर, स्टील चेयर्स, स्पेसर एंड एक्स्ट्रा लैब्स अदर देन एंड ड्राइंग इन एज रेट्स। कि वो कह रहा है कि जितनी जो आपने वायर वगैरह, स्टील चेयर्स होंगी, स्पेसर्स होंगी, एक्स्ट्रा लैब्स होंगी जो कि डायग्राम के अंदर शो नहीं होंगे, जो एक्स्ट्रा आपको साइड पे करना पड़ेगा, वो सारे के सारे अपने इस रेट के अंदर लेने हैं। कंप्लीट इन आर रिस्पेक्ट एज पर ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन एंड टू द एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंसल्टेंट एंड साइट इंजीनियर, ठीक है। ये साइड अब नीचे हमने क्या किया कि जैसे फुटिंग, कॉलम, प्लेन बीम, लिंटल बीम, स्लैब बीम, स्टेयर, स्लैब और पैरापेट, जो कि मास्टर प्रोजेक्ट की ये सारी चीज़ें, ठीक है, इन सब के हम बनाएंगे बारबेडिंग शेड्यूल्स, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर हम आगे मजीद जब टनेज निकलेगी सारी और उसके ऊपर डालेंगे रेट, ठीक है। तो आते हैं जी वापस BOQ के ऊपर। अब इन सारी चीज़ें करने से पहले, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इससे पहले ये जितने लेक्चर थे इनकी यहाँ पर मैंने सारी शीटें साथ साथ हम अनहाइड करते, वो सारी यहीं पड़ी हुई। लेकिन बारबेडिंग शेड्यूल की मैंने लेदर से वर्कबुक बनाई है और उसकी लेदर से उसके ऊपर काम करेंगे क्योंकि ये ठीक ठाक हमारे पास इसके ऊपर काम होने लेदर में इसकी पूरी वर्कबुक लेदर से बना ली। अब मैं आ जाता हूँ जी उस वर्कबुक के ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास है। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, ये बारबेडिंग शेड्यूल बनाएंगे। अब ये बारबेडिंग शेड्यूल बनाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जनरल स्ट्रक्चर नोट टिपिकल डिटेल का हर हाल में हमें पता होना चाहिए। अगर उसका पता होगा तो हम बारबेडिंग शेड्यूल बना सकेंगे, उसका नहीं पता होगा तो बारबेडिंग शेड्यूल हम नहीं बना सकेंगे। अब जनरल स्ट्रक्चर नोट टिपिकल डिटेल क्या चीज़ें, ये डिटेल्स होती हैं जो कि हमें हर ड्राइंग के अंदर दी होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट या लोकल काम होता है, प्राइवेट काम, छोटे काम होते हैं, इस तरह की चीज़ें दी नहीं होती लेकिन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या होगा कि इन चीज़ों को जानना हमारी ज़रूरी है। फिर ऐसे कॉलम की डिटेल हमें पता, कॉलम में कैसे स्टील जाते हैं, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, बीम के क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, स्लैब के क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, ऐसे ये टेंशन और कंप्रेशन, ये थोड़ी सी इनका कंसेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जब हम बारबेडिंग शेड्यूल स्टार्ट करेंगे तो फिर हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने ज़हन में एक चीज़ रखनी है, हम इसको एज अ QS देख रहे हैं, एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर हम इसको नहीं देख रहे। मतलब क्या कि स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सही डिज़ाइन करना है, सही चीज़ें देनी है। कल अगर कोई स्ट्रक्चर या फेल कर जाता है तो वो उसकी सर पे आता है, ये सारी बात उस पर आएगी, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने इसको एज अ QS हमने जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर हमने इसको फॉलो ना किया तो ये इंजीनियर एस्टिमेट है। मिसाल के तौर पर हमने कुछ ऐसी गलती कर दी कि ठीक ठाक टनेज में फर्क पड़ गया तो वो कहेंगे भाई आपने इसको देख के क्यों नहीं बनाया, ठीक है। और दूसरा सूरत यह कि अब इंजीनियर एस्टिमेट में तो फिर चल जाता है अगर कटिंग शेड्यूल, ठीक है, जब हम कटिंग शेड्यूल बनाते हैं साइड पे बनाकर साइड उनको देते कि आपस में स्टील काट दें और हमने गलती कर दी, अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ये चीज़ इसका लेंथ ये रखनी है और आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, जनरल नोट्स को नहीं पढ़ा, टिपिकल डिटेल को नहीं देखा, कॉलम की डिटेलों को नहीं देखा और आपने क्या किया जी उस पर जनाब जो वो सरिया कटवा दिया।
और पता चला बाद में कि भाई कई टन सरिया ज़ाया हो चुके हैं। अब वो जो ओनर होगा वो किस पे बात है, वो क्यों उससे पूछेगा भाई आपने गलत क्यों किया, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अब इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, डिटेल से ये सारे जनरल स्ट्रक्चर नोट्स और इन डिटेलों को एक दफ़ा समझ ले, फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में हम बारबेडिंग शुरू स्टार्ट करेंगे तो फिर हमारे लिए इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली आइटम जैसे लिखी है ऊपर में, स्ट्रक्चर कंक्रीट शैल हैव मिनिमम स्लैंडिंग क्रशिंग स्ट्रेंथ एट 28 डेज इक्वल टू 3000 PA, ठीक है, ये हमने पहले कर दी। ऑल द फ्रेश स्ट्रक्चर कंक्रीट मस्ट बी कंपैक्टेड थ्रू इलेक्ट्रो या मैकेनिकल वाइब्रेटर, ये साइड की चीज़ है। स्ट्रक्चर मस्ट बी कुड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 डेज, ये भी साइड की। अब चौथी चीज़ जिसको मैंने हाईलाइट, ग्रेड 40 डिफॉर्म स्टील, वही चीज़ जो हमने व्यू के अंदर के भाई हमें ये पता होना चाहिए ग्रेड 40 यूज़ हो रहा है या ग्रेड 60 यूज़ हो रहा है या दोनों यूज़ हो रहे हैं, पर जिस हिसाब से यूज़ हो रहे हैं फिर उस हिसाब से सेग्रीगेशन करेंगे। नंबर 5, मिनिमम कंक्रीट कवर शैल बी एज फॉलोज अनलेस नोटेड अदरवाइज ऑन द ड्राइंग्स। कह रहे अगर ड्राइंग के अंदर कोई आपने, जैसे ये हमारे पास मास्टर प्रोजेक्ट की ड्राइंग है, अगर इसके अंदर किसी जगह पर वो देता है कि भाई क्या स्पेसिंग हो, ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, ये जो जनरल स्ट्रक्चर नोट्स है आपने इसको फॉलो करना है। अब कह रहे ऑल कंक्रीट प्लेस अगेंस्ट, जो जमीन के ऊपर कंक्रीट पड़ेगी उसमें जो कंक्रीट का यानी कि जो कवर होगा, जैसे ये बात करें कि स्टील और ये जो नीचे वाली इन दोनों के दरमियान कवर कितना होगा, वो ये बता रहा है कि कहता है 3 इंच का होगा। फुटिंग की बात करें, साइड की बात करें, उसमें कह 3 इंच का। कॉलम के केस में कह रहा है जी कितना होना चाहिए, 1.5 इंच का, यानी कि ये कंक्रीट की लाइन और ये स्टील रेड वाला, इसमें जो है वो कह रहा है कि 1.5 इंच की स्पेस रखनी चाहिए। ऐसे स्लैब की कह रहा है 0.25 इंच की, यानी उसके बॉटम से स्टील उठा होना चाहिए। ये चीज़ कंक्रीट कवर यहाँ पर उसने बता दी, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी डावल या सप्लाइज लेंथ फॉर कॉलम्स, ठीक है। अब डावल या सप्लाइज लेंथ फॉर कॉलम क्या है, ये मैं आगे जाके जब ये चीज़ें शेयर करूँगा आपको पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ 4 नंबर की बार का बता रहे हैं 26 इंच करना है, या वो चाहे 60 dB भी उसे वो बता देगा, 60 dB रखें, 52 dB रखें, 50 dB रखें, जैसे वो बताते हैं। यहाँ पर इसने बता दिया भाई 4 नंबर की बार का अपने 26 इंच वो रखना है डावल, 6 इंच का 6 नंबर की बार का बता रहे हैं 39 इंच रखना है। फिर आगे बता रही ओवरलैप फॉर बॉटम बीम बार एंड ऑल स्लैब बार, यानी जो बीम के अंदर बॉटम बार उसके बता रहे 3 नंबर के लिए 20 इंच रखना है, 4 नंबर के लिए 26 इंच रखना है, ठीक है। ये बॉटम की जो ओवरलैप की बात कर रहे हैं, जो बीम और स्लैब की बॉटम बार्स होंगी। फिर कह रहे हैं ओवरलैप जो बीम के टॉप बार्स होंगी उसके लिए वो बता रहा है कि 4 नंबर की बार के 26 इंच रखना है, 6 नंबर की बार के लिए आपने 39 इंच रखना है। वही चीज़ यहाँ पर उसने बता दी। ये सप्लाईज ओवरलैप ये क्या चीज़ होती है, ये तीनों चीज़ें जब इंशाल्लाह शेयर करूँगा आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। यहाँ से स्टीरप्स की बात करें, स्टीरप्स के अंदर कह रहा है कि जो ये हुक्स होंगी, ठीक है, ये जो हमारी जो लेंथ बार डेवलपमेंट लेंथ बार, इसको कह रहा है कितना, कि आपने कह रहा है कि वो कह रहा है 6 dB रखें, यानी जो डाया बार होगा मल्टीप्लाई में 6 करेंगे तो हमारे पास ये हुक निकल आएगी, ठीक है। अच्छा जो स्लैश बता रहा है 3 इंच मिनिमम, यानी कि मिनिमम 3 इंच ये होनी चाहिए। तो मैं अक्सर जो है वो हमने जब भी किया जिसको 3 इंच रखते हैं, ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब ये बाद में जब हम मास्टर प्रोजेक्ट के शेड्यूल शुरू करेंगे तो जहाँ पर चीज़ें कोई अपडेट होंगी साथ अपडेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये एल का बता रहे हैं, जो डेवलपमेंट लेंथ 60 बता रहा है, ये कह रहे हैं 12 dB होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या 12 मल्टीप्लाई बाय डाई ऑफ बार, तो यहाँ से हमारे पास जैसे एल निकल आएंगे, कॉलम के बीम के अंदर बात करेंगे, इसी तरह स्लैब के अंदर बात करेंगे, नेगेटिव बार के अंदर बात करेंगे। जो यहाँ पर ये चीज़ आएगी तो हम यहाँ से इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कॉलम एंड बीम जंक्शन, यानी जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी बीम इकट्ठे हो रहे हैं, बीच में से कॉलम ऊपर जा रहा है, तो उस जगह पर ये बता रहा है कैसे यहाँ पर ये रेड स्टीरप से हो रहे हैं, रिंग्स जिनको कहते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ पे वो शोर यहाँ पर आगे उसको रोक रहा है इस जगह पर, फिर इधर से और बीच में ऐसे कॉलम। यहाँ पर मैं एक तस्वीर भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ये देखें, ये इधर से भी बीम आ रहा है, यहाँ से भी बीम आ रहा है, इधर से भी बीम आ रहा है, यहाँ से भी बीम आ रहा है, और ये हमारे पास कॉलम ऊपर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो स्टीरप्स पड़े हुए यहाँ पर रोक रहे हैं, इधर से यहाँ पे रोक रहे हैं, इस जगह पे रोक रहे हैं, तो वो बता रहा है कि जंक्शन इस तरह का बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ तो यहाँ पर आ गई। अब आते हैं जी मेन 3 चीज़ें हमारी, कॉलम को समझना है हमने, बीम को समझना है, स्लैब को समझना है। ये चीज़ अगर समझ आ गई फिर इंशाल्लाह हमें बार बिल्डिंग शेड्यूल बनाने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम की बात करते हैं। तो कॉलम का लिखा है टिपिकल डिटेल, यानी जिसको हम अमूमन फॉलो करते हैं। कोई चीज़ हमें नहीं है, कोई डिटेल अगर ड्राइंग नहीं दी तो हम इसको फॉलो करें, ठीक है। तो कॉलम टिपिकल डिटेल की ये जो हमारे पास ग्राउंड लेवल से नीचे ये फाउंडेशन का हिस्सा शो हो रहा है, ग्राउंड लेवल से लेकर ये फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब है, ठीक है, यानी ग्राउंड फ्लोर की जो टॉप ऊपर छत है जिसको कहते हैं हम, ये उसकी बात करें, उसकी डिटेल बता, फिर कहता है ऊपर आपने ऐसे ही चलाना है, ठीक है। अब इस डिटेल को समझ ले। कॉलम ये इसका क्या है, डबल बार, मतलब क्या, ग्राउंड लेवल से नीचे फाउंडेशन में जब हम जैसे ये फाउंडेशन का स्टील डाल दिया, ठीक है, अब हमने कॉलम के लिए क्या खड़े करने, डबल खड़े करने, ठीक है। फिर उसके ऊपर हमने लैब करके ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, उसके ऊपर हमने फिर स्टील डालना है। अब देखिए मिसाल के तौर पे ग्राउंड लेवल
से नीचे हमने एक्सवेशन की 7 फुट 8 फुट 6 फुट 10 फुट तक की। तो उसका मतलब क्या है कि इस तरह की जो 10-12 फुट की बार है ये इजीली हम इसको खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इसकी हाइट कर देंगे तो फिर होता क्या है कि वो आगे पीछे हरकत करता है, जिससे अलाइनमेंट आउट हो जाती है। ठीक है, शटरिंग प्रॉब्लम करती है, स्पेसिंग सही नहीं रहती। तो इसलिए कहते हैं, अगर जैसे आप यहाँ पर मिसाल को मैं कहता हूँ ग्राउंड लेवल से हम नीचे मास्टर प्रोजेक्ट में कितना नीचे आए, फुटिंग में 4-5 फुट है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो स्टील निकालेंगे डबल, वो सीधा सिर्फ यहाँ पर नहीं निकालेंगे, इस जगह पे लैब नहीं देने की जरूरत पड़ी, बल्कि वो 7-8 फुट 10 फुट जितना वो यहाँ से निकाल कर सीधा ऊपर वाले कॉलम के लिए क्या करेंगे, लैब दे देंगे इस जगह पर आकर। ये जब ऊपर में आके बात करता हूँ, फिलहाल क्या कि हम यहाँ से सीधा फुटिंग से सीधा स्टील को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे कोई डावल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 7-8 फुट। इस केस में जैसे बेसमेंट का केस है, कोई और केस होगा, तो वहां पर पता जी स्टील की लेंथ बहुत ज्यादा, हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये संभाली नहीं जाएगी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे उसने बताया था क्या, यहाँ पर डावल बार के लिए ये देखिए डावल कि 4 नंबर के लिए 26 इंच, 6 नंबर के लिए 39 इंच, या कोई और रूल दे देता है कि 60 dB इतना करना है आपने, तो फिर क्या करना था, हमने उसको फॉलो करना था। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पर होगी खत्म। अब आते जी हम ग्राउंड लेवल से ये जो ऊपर वाला कॉलम है, अब इसकी रूल रेगुलेशन पढ़ते देखते हैं। तो देखे कॉलम के अंदर कितने जोन होते, 3 जोन होते। एक ये बॉटम वाला जोन, ये दूसरा जोन, इसको जोन बी कह लें, जोन सी कह लें। ठीक है, ये 3 जोन है। एक ये वाला हिस्सा होता है, दरमियान वाला हिस्सा, एक टॉप वाला हिस्सा, एक बॉटम वाला हिस्सा। तो होता क्या है कि कॉलम के अंदर जो बहुत ज्यादा जो फोर्सेस अप्लाई होती है, वो ये जो बॉटम और टॉप पे हो रही होती है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता है इन जगहों पर, और ये दरमियान में क्या होता है, बहुत कम होता है, नॉन इकोनॉमिक। तो अब होता क्या है कि ये कॉलम की इस जगह, ये मुख्तसर बात कि इस जगह पर कॉलम जो है वो फेल होने का डर होता है, इस जगह पर होता है। तो इसलिए इस जगह पर क्या करते हैं, इस जगह पर लैप नहीं देते, यानी कि सीधा सीधा जॉइंट नहीं देंगे, जोड़ नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ से इसका फेल होने का डर होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर हम क्या करते हैं, कॉलम के दरमियानी हिस्से के ऊपर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लैप भी दे सकते हैं, और यहाँ पे जो स्टीरअप जो होते हैं, जो टाइज होते हैं, उनकी स्पेसिंग कम कर सकते हैं। लेकिन ये जो टॉप और बॉटम ये 2 जोन है, इसके अंदर नाम लैप देंगे। ठीक है, और इस जगह पर क्या करते हैं, जो स्पेसिंग होती है स्टीरअप की, जो टाइज की, अच्छा ये स्टीरअप और टाइज क्या होते हैं, दोनों एक ही। टाइज बेसिकली कॉलम के अंदर यूज होते हैं, स्टीरअप जो हम बीम के अंदर जो हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं उसको स्टीरअप्स कहते हैं। तो टाइज जो होते हैं उनकी स्पेसिंग यहाँ पर कम रखी जाती है, दोनों ये टॉप और बॉटम पे, और मिड में बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिया 3 नंबर एट द रेट ऑफ 4 इंच सेंटर टू सेंटर। ये 3 नंबर की जो बार होगी उसके जो टाइज है 4 इंच सेंटर टू सेंटर, टॉप पे भी वही बता रहे, मिड में कह रहे 6 इंच सेंटर सेंटर। अच्छा ये ना भी दिया, फिर हम कहते हैं ये नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे ये रूल बता रहे हैं कि कॉलम का जो बॉटम और जो टॉप है वो h/4, यानी h क्या है, क्लियर लेंथ। अगर 10 फुट लेंथ है तो 10 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 4। ठीक है, तो अब वहां से जो निकलेगा, जैसे ये कितना निकलेगा, 2.5 फुट निकलेगा, तो 2.5 फुट ये और 2.5 फुट ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये जो 2.5 फुट ये और 2.5 फुट ये, इस पर स्पेसिंग होगी 4 इंच सेंटर सेंटर, और जो बाकी ये जो 5 फुट बचता है इस पर स्पेसिंग होगी 6 इंच सेंटर सेंटर। तो ये कॉलम को उसने बता दिया कि आपने यू निकाल ले। अब जैसे मास्टर प्रोजेक्ट है तो कॉलम के अंदर उसने जैसे बता दिया जी 3 इंच 8 इंच सेंटर सेंटर, मतलब यहाँ पे उसने कोई नहीं बताया, तो इसका मतलब यहाँ पे जरूरत नहीं है, डिजाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वहां पर से दे दी शो, लेकिन नहीं करता तो फिर इसका मतलब हमने इसको फॉलो करना था। ये दोस्तों ये हो गया कॉलम का। ऐसे ही जब जो ऊपर चलते जाएंगे तो ये चीज ऐसे ही अप्लाई होती जाएगी। मुख्तसर किया कि 3 चीजें हमने यहाँ पर समझ ली कि डावल को अगर होगी बहुत ज्यादा हाइट है तो फिर डावल निकालेंगे, नहीं तो फिर आकर यहाँ पर। अच्छा दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पर कि लैब जो होगा वो मिड में देंगे। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हमने कटिंग बर्बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे तो उसकी कटिंग वैसे ही शो करेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे एक और चीज यहाँ पर होती है कि ये लैब सारा थोड़ी सी बार को ऊपर नीचे किया जाए, यानी कि सबको यानी कि एक लेवल पे नहीं लैब देंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा फिर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम पड़ जाती है। तो उस सूरत में भी क्या करते हैं, 1-2 बारें ऊपर करके उसको लैब देंगे, कुछ बारों को नीचे कर लेंगे ताकि वो सारी एक ही रुख पे ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ खैर इंशाल्लाह जब हमारे मजीद आगे लेक्चर स्टार्ट होंगे आपको चीज़ें क्लियर होगी, इसमें परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ये था दोस्तों कॉलम का डिटेल। अब आते हैं जी बीम की डिटेल के ऊपर। बीम और स्लैब ये दोनों का एक ही केस है। बीम और स्लैब दोनों का एक ही केस होता है। ये स्लैब भी गोया एक बीम के तौर पे काम कर रही है और बीम भी ये समझिए कि दोनों का एक ही है। इन दोनों चीज़ों से समझने से पहले आपने एक चीज़ सिर्फ समझ लेनी, ये समझ गए तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों स्टील क्यों हम डाल रहे हैं, स्टील बेसिकली आपकी टेंशन को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। जो स्ट्रक्चर के अंदर टेंशन पैदा होती है उसकी मजामत के लिए हम क्या करते हैं, स्टील डालते हैं। ठीक है, और कंक्रीट जो होती है वो बेसिकली कंप्रेशन को, दबाव की ताकत बर्दाश्त कर रही होती है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक
क्या है, एक बीम है, ये एक बीम है, नीचे जो है हमारे कॉलम में, ठीक है। अब इस जगह पर क्या हो रहा है कि ऊपर से लोड आ रहा है बीम के ऊपर, यहाँ पे लोड आ रहा है, यहाँ पर लोड आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, जब लोड पड़ता है तो जिस तरह ये आपके नीचे देखें मैंने एक जो है वो लकड़ी शो की है, ठीक है, टेनी है। अब देखिए जब इस पर दबाव पड़ा तो ये क्या, जब इसके यहाँ से पुश किया गया या इसको दबाया गया तो देखिए यहाँ पर देखिए इसके निचले हिस्से पर टेंशन पैदा हुई और नीचे से उसकी जो छाल है, ठीक है, वो फटी, ठीक है, लकड़ी नीचे से जो है वो क्रैक हुई, फाइबर उसके निकले, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जब बीम के ऊपर लोड पड़ता है जो सिंपली सपोर्टेड है, जिसकी दोनों तरफ ये सपोर्ट है, तो जब उसके मिड में लोड पड़ता है तो होता क्या है कि कंक्रीट भी ऐसे ही नीचे से फटती है, उसके नीचे खिंचाव पैदा होता है। तो अब वो कंक्रीट ना निकले, ना फटे, ना फेल हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो स्टील, बॉटम पर स्टील डाला जाता है, ठीक है। बीम के केस में या स्लैब की जो है वो भी एक बीम की शक्ल होती है, तो उसमें बॉटम में हम क्या करते हैं, स्टील डाला जाता है, ठीक है। ये जो मैंने रेड रेड शो किया ये टेंशन को शो कर रहा है कि इस हिस्से में नीचे की तरफ टेंशन पैदा हो रही है, लिहाजा क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि इस हिस्से में हमारा नीचे स्टील ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, या नीचे स्टील जो है ना वो जो डिजाइन की रिक्वायरमेंट होगी, तो मतलब क्या है कि ये स्टील नीचे हमारा इसलिए जरूरी है। अच्छा, दूसरा केस अब यहाँ पर आ जाए, तो जब इस तरह केस है, इधर भी लोड लग रहा है, इधर भी लोड लग रहा है, यहाँ से कॉलम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ आ जाती है। देखिए यहाँ पर देखें कि अगर हम दोनों तरफ से लकड़ी को पकड़े और नीचे अंगूठे रखकर इसको यहाँ से पुश करें तो हमारे पास ये लकड़ी कहाँ से क्रैक आएगी, ऊपर से आएगी, ऊपर से, यानी कि ये टूटी है, ठीक है। नीचे देखिए कंप्रेस हो रही है, नीचे की खाल कटी हो रही है, छाल वो कटी हो रही है, लकड़ कटी हो रही है, लेकिन ऊपर से क्या है, ऊपर से वो खिंचाव पैदा हुआ और वो जो ऊपर से टूट चुकी है। तो बेसिकली यही कंक्रीट यहाँ पर भी बीम का वही केस हो रहा है, जब नीचे से कॉलम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, लोड नीचे की तरफ यहाँ से लगा रहा है, यहाँ से, तो क्या हो रहा है कि ये सिचुएशन बनेगी और इस केस में टेंशन ऊपर पैदा हो रही है। तो लिहाजा होता है क्या है कि हम जो एक्स्ट्रा बार, नेगेटिव बार डालते हैं ऊपर की तरफ डालते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर स्टील चाहिए होता है, तो यहाँ पर टेंशन ऊपर आ गई, आगे जाके फिर टेंशन नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पर स्टील फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, नीचे डालेंगे ज्यादा, ठीक है। और ये देखिए एंड में यहाँ पर क्या है, ये कैंटिलीवर की शक्ल बन रही है, ठीक है। जैसे शेड जो हमारे होते हैं वो कैंटिलीवर की शेड, कैंटिलीवर बीम की मिसाल बन जाता है। या बाहर आपने देखा होगा कि जैसे हम कहते हैं अक्सर शेड बाहर उसके ऊपर दीवारें बना देते हैं, तो ये सारा कैंटिलीवर की शक्ल है, ठीक है। अब कैंटिलीवर की केस में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर एक लकड़ी है, टेनी है, जिसका एक सिरा फिक्स था यहाँ पर इसके साथ और दूसरा सिरा आजाद। अब जहाँ से उसको एंड पे जब यहाँ पे लोड पड़ा तो क्या हुआ, नीचे जो है वो कंप्रेशन पैदा हुई, नीचे उसकी वो यानी कि दबाव आई, वो खाल आपस में इकट्ठी हुई, जिसकी छाल थी वो इकट्ठी हुई, लेकिन ऊपर से जो है वो खिंचाव पैदा हुआ, ऊपर से जो छाल फटी, फाइबर उसके निकलने, लकड़ी जो फाइबर वो बाहर निकलने शुरू। तो यही चीज यहाँ पर भी होती है कि जब शेड के ऊपर लोड पड़ता है तो वो शेड यहाँ से क्रैक नहीं होता, बल्कि वो यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर उसका लोड आ रहा होता है और यहाँ से वो क्रैक होने की कोशिश, इसलिए टेंशन यहाँ पैदा हो रही है। तो इस जगह पर हम क्या करते हैं कि स्टील हम कैंटिलीवर के केस में, शेड के केस में हम क्या करते हैं, ऊपर एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नेगेटिव बार प्रोवाइड करते ताकि वो टेंशन को बर्दाश्त करे। तो ये चीज दोस्तों यहाँ पर, अब अगर ये समझ गए तो हम आते हैं बीम के ऊपर। आगे जब बीम के ऊपर, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये बॉटम बार शो हो रही है, ठीक है, बॉटम बार हमने डाल दी, ठीक है। अब इस जगह पर देखें यहाँ पर एक बार एक्स्ट्रा शो कर रहा है नीचे, ये देखें एक नीचे और एक ये हाफ वाली शो कर रहा है। अब ये एक्स्ट्रा बार बॉटम पे पड़ रही, क्यों कि वही चीज कि यहाँ पर अब ये डिजाइन की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि यहाँ पर टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, जो कि थ्रू आउट बार थी वो उसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर रही, लिहाजा उसने उसको मजीद बढ़ाने के लिए क्या एक्स्ट्रा बार यहाँ पर डाल दी, ठीक है। ये चीज होगी, ये किस लिए कि वही टेंशन वाला केस जो कि यहाँ पे हमने कहा था कि भाई टेंशन यहाँ पे ज्यादा होगी, तो उसने क्या किया कि इस केस में वहां पे एक बार और शो कर देगा, अगर वो उसके अंदर है ड्राइंग के अंदर दी गई तो डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, ठीक है। ये चीज दूसरे केस यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर लैप शो हो रही है, ये लैप शो हो रहा है। अब लैप क्यों यहाँ पर बता रहे, बॉटम बार के लिए लैप कह रहे हैं कि आप कॉलम के ऊपर दे, बॉटम बार में वो क्या कॉलम के ऊपर शो कर रहा है, जबकि टॉप बार में वो मिड में शो कर रहा है, ये लैप क्यों। अब यहाँ पर देखें वही चीज, अगर हमने इस चीज को समझ लिया तो कि यहाँ पर बॉटम पर तो टेंशन बहुत ज्यादा है, अगर आप यहाँ पर लैप देंगे तो फिर तो वो बीम फेल कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कि बॉटम के ऊपर वो कह रहे हैं कॉलम के ऊपर दो, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन हो रही है और कंक्रीट कंप्रेशन की ताकत को बर्दाश्त कर लेती है, ठीक है, उसके अंदर कंप्रेशन बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, लिहाजा इस जगह पर वो कह रहे हैं लैप बेशक नीचे दो, जबकि यहाँ पर नहीं दे सकते, यहाँ पर टेंशन है बॉटम में, ठीक है। और वापस आते हैं,
अब टॉप की बात करें तो क्या कह रहा है, ऊपर के हिस्से में दे रहा है लैब, ठीक है, और मिड में दे रहा है, ठीक है। क्यों कि यहाँ पर आपने इस केस में हमने देखा कि यहाँ जो मिड होता है इसके ऊपर जो कंप्रेशन होती है टेंशन नहीं होती, ठीक है, या होती है तो वो डिजाइन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब मिसाल के तौर पे इस जगह पर वो कह रहा है आप लैब दे सकते हैं टॉप बार में, क्यों, यहाँ पर टेंशन नहीं है। अगर यहाँ पर लैब अगर वही लैब अगर हम इस जगह पे देना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर टेंशन, इसका मतलब वो फेल कर जाएगा। तो इसलिए वो हमारे जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, बीम के ऊपर इस जगह पर लैब जो टॉप पर मिड में दे रहे और बॉटम में मिड में नहीं देते, यहाँ पर देते, ठीक है। ये दो चीजें लैब की भी क्लियर होगी और यहाँ पे एक्स्ट्रा बार बॉटम वाला भी हमारा क्लियर हो चुका है। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये जो एक्स्ट्रा बार है इसने बताया कि इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। तो ये कह रहा है कि ये जो क्लियर लेंथ इस कॉलम से इस कॉलम तक L1 या L2 फिर ऐसे आगे बढ़ते जाए L3 L4 जो आ जाए, ठीक है। मतलब सिंपल बात क्या कि यहाँ पे इसको क्लियर लेंथ कह रहे हैं, इस कॉलम से इस कॉलम तक क्लियर लेंथ L, ठीक है, L1 कह ले। तो वो कह रहा है L1/8 इधर से L1/8 इधर से, यानी कि L, ये अगर मैं कहता हूँ ये 20 फुट है, 20/8 एक का निकल आया, मल्टीप्लाई बाय 2 का दे 2 का निकल आएगा। तो 20 में से जब वो L1/8 मल्टीप्लाई 2 जब माइनस कर देंगे तो पीछे जो लेंथ आएगी वो हमारे पास यहाँ से क्या निकल आएगी, ये जो एक्स्ट्रा बार से डाली है बॉटम के ऊपर उसकी लेंथ निकल आएगी। तो ये इसके लिए उसने रूल बता दिए यहाँ पर, ठीक है, ये चीज भी क्लियर होगी। अब आते हैं जी लैब लेंथ से बता दिया 60 dB। देखिए वहां पर भी लैब लेंथ बता रहा उसने, वो हमें लैब लेंथ यहाँ पर बता दिया था कि जो लैब ओवरलैप फॉर बॉटम बीम बार्स इन ऑल स्लैब बार, 3 के लिए उसने 20 इंच बताया, 4 नंबर की 26 इंच। अगर ये ड्राइंग में दे दिए, ठीक है, अगर वहां पे ये ना लिखा होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम इस केस में क्या करते कि ये 60 dB वाले को अप्लाई कर देते और यहाँ से हमारे पास लैब लेंथ इसकी भी निकल आती। या हो सकता है बॉटम की लेदर दे देता, इसका लेदर दे देता, तो ये चीज हो सकती थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो बार आ रही है ये थ्रू आउट बार है, ये वो बार है कि वो ज़ाहिर बताए उसमें इसको होल्ड करने के लिए भी हो सकती है या उसके ऊपर भी जैसे टेंशन भी है, कंप्रेशन भी है। अब ये स्ट्रक्चर की चीज़ें मुझे मेरी वो स्पेशलिस्ट फील्ड नहीं है उसमें, ये चीज़ें आप डिटेल से जाकर नेट पर भी देख सकते हैं, आप अपने तौर पे अगर इसमें मजीद लर्निंग करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। ये थ्रू आउट चलेगी। अब इसके अंदर ये देखिए एक्स्ट्रा बार डाली है और यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर लेदर से बारिश हो रही है ये एक्स्ट्रा बार आ रही है मिड के ऊपर। अब ये क्या केस है, ये वही चीज़ जो अभी आपने आपके साथ शेयर की कि ये टेंशन यहाँ पे पैदा हो रही है, तो ये इसके लिए जो कंटिन्यूस यानी कि जो हमारे आगे चल रही है मसलसल, ठीक है, उस केस में क्या होता है, उस केस के ऊपर इस तरह बार डालेगी और उसके ऊपर से रूल बता दिया है कि 0.33 मल्टीप्लाई बाय L, यानी ये जो L था और ये L था। अब देखिए मिसाल के तौर पे इधर ये चाहे कोई कमरा है या इस कॉलम की स्पेसिंग 15 फीट थी, इधर जो है वो 20 फीट थी, वो कह रहा है कि आपने करना है L/4 यानी 0.33 मल्टीप्लाई बाय लेंथ करनी है और L1 या L2, यानी यहाँ पे मैं इसको L1 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको कह देता हूँ L2, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि आपने ये जो बार निकालनी इसकी लेंथ निकालनी है वो L1 या L2 मल्टीप्लाई बाय 0.33 यानी L/4, ठीक है, L/4 करेंगे वही 0.33 बनता है। तो वो कह रहा है कि इन विच इज ग्रेटर, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, जैसे अगर ये 20 फुट है ये 15 फीट, तो फिर आपने 20 फुट वाले को अडॉप्ट करना है, ठीक है, 20 फुट मल्टीप्लाई बाय हमने क्या करना 0.33। ऐसे इधर भी वही बात कर रहा है कि इन दोनों में से जो बड़ा, अब ये छोटी लेंथ होगी तो ये बड़ी है, तो हमने क्या करना है इधर भी फिर वो 20 वाले को अप्लाई कर देना इस केस में। अच्छा, बात की और केसेस में कई इसकी जब ये लिखा होगा आपने दोनों तरफ L/4 करना है, तो जो चीज जो रूल वहां पे होंगे आपने उसको फॉलो, बस बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए कि ये तरीकेकार होता है इसको बीम का शेड्यूल निकालने का, ठीक है, शेड्यूल बनाने का। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर ये चीज होगी, मिड बार को उसने ऐसे स्ट्रेट शो कर दिया। उसके बाद आ जाती है एंड के ऊपर, जो हमारे एंड के ऊपर जो एक्स्ट्रा बार पड़ी उसको बता दिया। वो कह रहा है 0.25 मल्टीप्लाई बाय L, यानी ये जो लेंथ है जैसे ये 20 फुट थी तो मल्टीप्लाई बाय हमने क्या करना 0.25 या 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी L/4, 0.25 को मतलब ये है L/4 कह रहा है इसको, ठीक है। तो हमने क्या 20 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो इस तरह हमारे पास जो टॉप की एक्स्ट्रा बार है वो निकलेगी। थोड़ा सा दोस्तों जो हमारे डिग्री होल्डर्स है वो तो यकीनन इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझते होंगे, उनको समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो हमारे ये बेसिकली मैं इतनी डिटेल से बेसिक पे इसलिए जाकर बात कर रहा हूँ कि जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स है या जो शॉर्ट कोर्सेज करके आए थे उनको ये चीज़ों की समझ नहीं होती, तो इसलिए जो है ये डिटेल से बताना ज़रूरी था। ये सारी चीज़ें सिर्फ बार्स की होगी जो कि हमने लॉन्गिट्यूडल बार्स है, ऐसे जो एक्स्ट्रा बार्स होंगी हमारे पास लैब की, इसमें नीचे जो डिटेल दी है ये दी है स्टीरप्स की, वही बीम है। अब बता रहे कि स्टीरप्स की क्या स्पेसिंग होगी, तो देखिए यहाँ पर वही चीज़
इस केस में स्टीरअप्स की भी 3 जोन है, मिड वाला जोन जैसे कॉलम की मैंने बात की थी, और ये एंड वाला जोन 2 जोन ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी यही होता है क्या कि इस जगह पर आपके स्टीरअप्स जो है वो करीब कर दिए जाते हैं, स्पेसिंग कम होगी, मिड में जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि इस जगह पर हमारे स्टीरअप दोनों स्पोर्ट्स के करीब जो है वो स्टीरअप की स्पेसिंग कम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्सेस ज्यादा वो अप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पर भी यही चीज यही होता है कि इस स्पोर्ट के करीब भी हम क्या करते हैं, स्टीरअप की साइज जो स्पेसिंग होगी उसको करीब कर देते हैं, मिड में जो है वो स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर। अब उसका रूल बता रहा है कि ये जो एंड वाले दोनों है ये 2H होने चाहिए। H क्या है, ये जो बीम की डेप्थ है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मिनिमम 2H, यानी कि अगर ये बीम है इसकी डेप्थ है मिसाल के तो मैं कहता हूँ टोटल 2 फीट है, तो यहाँ पर क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 फीट, यानी 4 फीट के ऊपर आपने जो कम से कम ये जो स्पेसिंग होगी स्टीरअप्स की ये करीब करनी है, ये जोन बता रहा है। ऐसे इधर भी वही चीज बता रहा है। और मिड में जो बाकी बच्चे की दोनों निकाल के वो मिड वाली स्पेसिंग मिड वाली लेंथ आ जाएगी, उसके ऊपर हमने स्पेसिंग करनी। अब बता रहे स्पेसिंग का रूल बता दोनों एंड जोन की बता रहे हैं कि यार D/4 होगा 8 टाइम द डाई ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडल बार इंक्लोज, जो उसमें सबसे कम डाई वाली जो लंबाई की जो बार पड़ रही है उसका 8 टाइम होना चाहिए, 24 टाइम डायमीटर ऑफ द बार कह रहा है, या 12 इंच कह रहा है, एज रिक्वायर्ड बाई डिजाइन। तो अब ये इन चीज़ों से आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। डिज़ाइन जो हमारे पास जितनी भी स्ट्रक्चर की जो ड्राइंग्स आती है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है। लेकिन किसी जगह पे वो चीज़ नहीं होती तो कम से कम फिर हमें पता होना चाहिए यार कि इनमें से कोई एक चीज़ फॉलो कर ले। ऐसा ना हो कि फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए भैया हम क्या करें कैसे बनाएं, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह हमारे पास ये बीम की स्टीरअप्स का भी हमें आ चुका है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो, हाँ जी ये डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है। तो ये भी उसने यहाँ पर बता दिया, ये बल्कि जनरल स्ट्रक्चर नोट्स में भी, और इसके अलावा इसकी डिटेल भी दी होती है कि आपने इसको कितना रखना है डेवलपमेंट लेंथ जो है, ठीक है। ये बीम के अंदर ये जो डेवलपमेंट लेंथ है ये जिसको हम कहते हैं जी एल कितना रखना है। अच्छा ये यहाँ पर अभी दिया नहीं है, लेकिन ये इसको इंशाल्लाह जब हम मास्टर प्रोजेक्ट का अगले रूल शुरू करेंगे तो साथ साथ चीज़ें मैं अपडेट भी करूँगा आपके साथ, ये सारी चीज़ें शेयर करूँ कितना होना चाहिए, अच्छा किसको फॉलो करना चाहिए, उसके अंदर मैं मेंशन भी कर दूंगा, ठीक है। अब बेसिकली एल इसीलिए दिए जाते हैं कि ये जो स्टील होता है ये अपना वो कंक्रीट के ऊपर सारा वो लोड डालते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को अगर हम दीवार पर चढ़ना चाहते हैं तो हाथ सीधा रखें तो वो स्लिप कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम उसको ग्रिप करेंगे, हाथ को किसी जगह सही डाल के उंगलियां डाल के पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो हम ग्रिप कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है, चढ़ने में आसानी होती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी यही चीज़ है, ये जो एल होते हैं ये बेसिकली वो कंक्रीट को होल्ड कर लेते हैं और कंक्रीट के ऊपर वो अपना जो है वो ट्रांसफर करते हैं उस लोड को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर अब थोड़े से हमारी बेसिक चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं स्लैब के ऊपर। तो दोस्तों जैसे हमने बीम की किया, स्लैब भी बिल्कुल वही चीज़ है, बीम के तौर पे ये भी काम कर रही है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो टेंशन ऊपर आ रही होती है इस जगह मिड में, हमारे पास बॉटम भी, इसलिए स्लैब के ऊपर हमने अक्सर देखा कि बॉटम में हमारी जो सारी जाल पड़ा होता है, मैश पूरा जो वो बॉटम पे होता है, और जो वॉल्स होती हैं या कॉलम्स होते हैं या बीम्स होते हैं उनके ऊपर आकर एक्स्ट्रा बारें डाली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये शो हो रही है, ठीक है। और उसमें भी अब यहाँ पे से बता दिया कि जो एंड वाली स्पोर्ट्स होंगी या जहाँ पर स्लैब एंड हो रही है वहां पर आपने एक्स्ट्रा बार को क्या करना है L/4, ठीक है। तो L/4 ये लेंथ निकल आएगी, उसके अंदर फिर जो वॉल है या कॉलम है उसकी जो विड्थ होगी उसको ऐड करेंगे, और प्लस जो हमारे पर ये डेवलपमेंट लेंथ जो उसका जो हमारे रूल बताया जनरल स्ट्रक्चर नोट्स में हम उसको फॉलो कर लेंगे। जैसे 12 dB है या फिर वहाँ पर मेंशन कर देगा, ठीक है। मिड वाली जगह पर जहाँ पर हमारी स्लैब जो है वो चल रही है, मुसलसल चल रही है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि दोनों तरफ वो बता रहे हैं यहाँ पर L/3 करेंगे, एंड के लिए वो बता रहा है L/4, और मिड में जहाँ पे वहाँ पे L/3 कह रहे हैं, ठीक है। तो L/3 इधर से इसकी निकल आएगी। अब बीच में वॉल है या बीम है उसकी जो वेट है वो ऐड कर लेंगे, प्लस दूसरी तरफ में चाहे कोई रूम आ रहा है या ठीक है या कोई किचन है, बात है, जो भी है, अब उसको देखेंगे उसका कितना स्पेन बनता है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 0.33 करेंगे, ठीक है। L/3 है यानी कि वो 10 फीट डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, प्लस फिर ऐसे जो अगले वाली रूम होगा या फिर इसी तरह वरांडा जो भी है उसकी लेंथ देखेंगे उसकी स्लैब की, उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जो इस तरह ये बनाई जाती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए जी ये कैंटिलीवर शेड आ रहा है तो L/3 यहाँ पे इसको कह रहे हैं, ठीक है। तो L/3 करके प्लस फिर आगे जो शेड का जितना होगा वो उसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इंशाल्लाह जब हम मास्टर प्रोजेक्ट की शेड्यूल बनाना शुरू करेंगे सारे आपको अभी अगर मुश्किल लग रहा है तो उसमें जब शुरू करेंगे तो चीज़ें एक एक सामने आएंगी, तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा मजीद कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ एक चीज़ थी यहाँ पर मैंने आप दोस्तों के लिए मैंने पहले से निकाल कर रखी, देखिए यहाँ पर लोड पड़ रहा है तो ये देखें
ऊपर जब लोड पड़ा तो ऊपर हमारी कंप्रेशन आ रही है, नीचे हमारी टेंशन पे है, तो यहाँ से ही क्रैक्स आते हैं। तो ये शो कर रहा है कि भाई इस वक्त जो हमारे पास इस तरफ जो है वो खिंचाव पैदा हो रहा है, टेंशन पैदा हो रही है, तो ये यूं यहाँ से क्रैक होगा। और यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉपर एक वो इमेज आपके साथ अपलोड की है कि ये क्या है कि देखिए जब इसके ऊपर लोड पड़ा तो ये नीचे से और ऊपर कंप्रेशन हो रही है। तो ये मैंने इसीलिए किया था कि ये था कि हमारे पास ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और बाद में एक्सपीरियंस के साथ साथ होती हैं, जब हम शुरू में आएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है, ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर जो है वो आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।